Today I am going to explain about the chapter of history class 8, chapter number 6, colonialism and the city. In this chapter we will learn about the development of cities under the British government and the infrastructure built by the British, and case studies of Delhi, and last is the major centers of British government. So there were many cities which lost their importance as centers of regional power when their rulers were defeated by the British. In such cases, people who had been living in those cities left them forever and moved back to villages in the countryside. This process is reverse migration from cities to village was called de-urbanization. That is mean in the earlier British period, the people had to migrate to village to city, but starting the 19th century, the people migrated to cities, from cities to villages. This process is called the de-urbanization. Cities such as Musalipatnam, Surat and Srirangapatnam were de-urbanized during the 19th century. By the early 20th century, only 11% of Indians were living in cities. इसका मतलब है और 20th सिटी में जाने से पहले only 11% पीपल ही ऐसे थे जो सिटीज़ में रहते थे. अब मेजर सेंटर्स कौन कौन से थे, क्या हालत थी हमारी कंट्री में सिटीज़ की ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में, वो आपको बताया था. द ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स. In the course of time, new urban centers came up in India. Unlike the ancient and medieval towns, these new centers did not evolve over time in response to the socio-economic needs of policy decisions of the European trading companies and their respective governments. जितने भी नए सेंटर्स बने थे, ये अर्लियर मीडिएवल पीरियड की तरह सोशल इकोनॉमिक सिस्टम पर खरे नहीं उतरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इसलिए ये थोड़ा सरवाइव करने में कमज़ोर थे. सो फीचर ऑफ द न्यू अर्बन सेंटर्स. क्या इनके फीचर्स थे न्यू अर्बन सेंटर्स के, ये आपको बताना. मैनी ऑफ द न्यू अर्बन सेंटर्स लाइक कलकत्ता एंड मद्रास डेवलप्ड अराउंड फोर्ट्स. कलकत्ता एंड मद्रास का वो जितने भी फोर्ट्स बनाए थे मुगल काल में, उनके आसपास ही बसाया गया. द न्यू सिटीज हैड ब्रॉड रोड्स एंड लार्ज एंड इम्पोजिंग पब्लिक बिल्डिंग लाइक गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम एंड टाउन हॉल्स. दे आल्सो हैड पार्क्स, मार्केट एंड क्लॉक टावर्स. जैसा कि आप आजकल देखते हैं कि जो न्यू सिटीज़ बसाई जाती हैं, उनके आसपास उन्हीं सिटीज़ में कई सारे टाउन्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, ऑफिसेज होते हैं. तो ये जो दौर था, हम जो आज देख रहे हैं, ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में. मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया लिव आउटसाइड द ओल्ड वर्ल्ड टाउन वेयर द इंडियंस लिव. The areas where the Indians lived were generally crowded and the conditions were often unhygienic with a few civic amenities. It means जहाँ पर इंडियन पीपल रहते थे, क्राउड वाले एरिया में ब्रिटिश अपने सिटीज़ नहीं बसाते थे. ऐसे जगह सिटीज़ उन्होंने डेवलप की जहाँ पर क्राउड ना हो और भी बिल्कुल खाली जगह हो, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियंस अनहाइजीनिक होते हैं और उनका जो रहने का कल्चर है वो अनहाइजीनिक होता है, जिसकी वजह से वो अनहाइजीनिक फील करेंगे. इसलिए उन्होंने अपनी सिटीज़ को आउट ऑफ द वॉल्स ऑफ फोर्ट्स
यानी कि जो फोर्ट बने थे उनकी दीवारों से बाहर की ओर, दीवारें यहाँ कह सकते हैं, ये नहीं कि आज की जिस तरीके की दीवारें हैं वैसे दीवारें होती थी। दीवारों का मतलब यहाँ पर यह है कि उससे आगे जाकर के बनाया, उनकी बाउंड्रीज से बाहर, जो उस समय सिटीज डेवलप हुई थी उस बाउंड्रीज से बाहर जाकर के उन्होंने वहां पर अपना न्यू सिटीज डेवलप किया। नेचर ऑफ द अर्बन एरियाज, अब नेचर क्या होता था उन अर्बन एरियाज का वो बताया जाता है इसमें। बिफोर द 19th सेंचुरी इंडियन सिटीज वर स्मॉल एंड हैड अ वॉल रनिंग ऑल अराउंड देम। सिटीज जो होती थी वो छोटी होती थी और उनके आसपास एक वॉल का तरीके का बाउंड्री बना होता था। ड्यू टू दिस वॉल दे वर कॉल्ड वॉल्ड सिटीज। इन्हीं वॉल की वजह से इनको वॉल्ड सिटीज बोला जाता था। For entry into the city, there were many gates called दरवाजास। आप जैसे देखा होगा फतेहपुर सीकरी में जब आप बुलंद दरवाजा में जाते हो कहीं पे, और फोर्ट अगर लाल किले का रेड फोर्ट अगर आप देखते हो तो उसमें कई सारी दीवारें और कई सारे आपके गेट्स हैं, तो इस समय उनको दरवाजास बोला जाता है। अभी भी उनको दरवाजा ही बोला जाता है। The most splendid capitals of Shahjahabad was built by the Shah Jahan in 1648। शाहजहां ने एक कैपिटल बसाई थी जिसका नाम शाहजहाबाद था। It consisted of a fort palace complex and the city adjoining it। लाल किला और द रेड फोर्ट, मैंने जैसा आपको बताया है, लाल किला और रेड फोर्ट जो बनवाया था शाहजहां ने वो बिल्कुल एक सिटी के जैसा ही बनवाया था, इसीलिए उसको वॉल सिटी कहते हैं। इसमें 14 गेट्स हैं। आप अगर लाल किले में जाएंगे घूमने तो आपको मिलेगा, काउंट करेंगे आप कि उसमें 14 गेट्स हैं। द मेन स्ट्रीट्स ऑफ चांदनी चौक एंड फैज बाजार वर ब्रॉड इनफ फॉर द रॉयल प्रोसेशन टू पास। अ कैनल रैन डाउन द सेंटर ऑफ चांदनी चौक। चांदनी चौक में आपने देखा होगा एक बहुत ही चौड़ा रॉयल प्रोसेशन पास है जिसमें से कई सारे कैनल आपको मिल जाएंगे निकलते हुए, जिसमें से आप निकल सकते हो। सेट एमिडिस्ट डेंसली पैक्ड मोहल्लास एंड सेवरल डजन बाजार। द जामा मस्जिद वाज अमंग द लार्जेस्ट एंड द ग्रांडेस्ट मॉस्क इन इंडिया। उसमें कई सारे ऐसे बाजार, क्राउडेड बाजार ऐसे होते थे, डेंस होते थे, बहुत ज्यादा घने होते थे, वही बसाए जाते थे। और वहीं पर रेड फोर्ट के पास में जामा मस्जिद जो कि सबसे बड़ी आज की मस्जिद है इंडिया में, वो शाहजहां ने ही बनवाई थी। डेवलपमेंट ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब डेवलपमेंट अनस्ट्रक्चर का कैसे हुआ, इंस्ट्रक्शन कैसे डेवलप किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉलो किया, यह आपका चैप्टर में बताया जाता है। The British rulers realized that the cheap and the easy means of transport was a necessity for British manufactured product to flow into India and for Indians raw material to be sent to England for British industry। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था प्रीवियस चैप्टर्स में, ब्रिटिश क्या करते थे, यहाँ पर इंडियंस को चीप मटेरियल, वीक मटेरियल्स प्रोवाइड कराते, तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल होता था उसको ले जाकर के ब्रिटेन में सोल्ड कर देते थे। सेल करने के बाद में मेजर सिटीज, पोर्ट्स एंड मार्केट्स ऑफ द कंट्री वर लिंक्ड बाय रोड। उन्होंने कई सारी मेजर सिटीज जो थी उनको रोड से लिंक किया, आपस में जोड़ा। द फर्स्ट रेलवे लाइन बॉम्बे टू थाने ओपन फ्रॉम ट्रैफिक इन 1853। ये आप कई बार पढ़ चुके हो कि जो फर्स्ट रेलवे थी उन्होंने 1853 को ओपन की मुंबई से थाने के बीच में, जिसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर, which was fully developed by 19, connecting towns and cities throughout the country. Firstly, they linked the major cities by the railway, and the first railway I also told you, the first railway arrived from Mumbai to Thane. The importance of good transport and the communication facilities in India were essential for the survival and further entrenchment of colonial rule in India. The awareness led to opening of the first railway line during the tenure and the Governor General Lord Dalhousie। लॉर्ड डलहौजी को ही इसका क्रेडिट जाता है कि फर्स्ट रेलवे उन्होंने ही स्टार्ट कराई थी।
cities expanded, the need for effective administration was felt. Lord Cornwallis, the then Governor General, introduced many rules and regulations like equality before law, law से पहले equality, and the rule of the law, जो कानून का राज होता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट किया. These new rules and regulation came to be known as the Cornwallis Code. ये जितने भी न्यू रूल्स थे इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस रूल्स कहा गया. The next thing is creation of municipalities. अब आप आज देखते होंगे कई सारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं. आपका नगर पालिका होता है, नगर निगम होता है, नगर पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, जिला पंचायत होता है. एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटीज की एक फिनोमिना दी और उसके बाद उसको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया भी. As the new cities grow in importance, people again started migrating from rural areas and from the older urban centers. जब उन्होंने देखा कि ये न्यू अर्बन सिटीज डेवलप हो रही हैं इंडियन पीपल्स ने, तो उन्होंने फिर से रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होना स्टार्ट किया. म्यूनिसिपैलिटीज का वर्क था उस एरिया के जितना भी आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको करेक्ट करना, उसको डेवलप करना. The British also set up many containment towns to post the British Army at various places. These towns were created to prevent foreign invasion and internal revolts. जितने भी टाउन्स उन्होंने बनाए, ये जितना ही फॉरेन इन्वेंशन था, इन्वेस्टमेंट था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और रिवॉल्ट ना हो आगे 1857 जैसा, इसलिए उन्होंने इस तरीके के टाउन्स, कंटेनमेंट टाउन्स स्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया. Lansdowne in Uttarakhand is a good example. These containment were built on a Europe plan with broad street and vast open spaces. Residential structure and offices building were kept separated. ये जो उनका कंटेनमेंट टाउन का प्लान था उसमें ब्रॉड रोड्स होती थी, ब्रॉड स्ट्रीट होती थी और रेजिडेंशियल जो आवासीय स्ट्रक्चर होता था वो सेपरेट होता था, दूर होता था स्ट्रीट से. द म्यूनिसिपैलिटीज वाज अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड members that was responsible for maintenance of sanitation, public health, roads and piped drinking water. ये एक इलेक्टेड मेंबर्स का म्यूनिसिपैलिटी ग्रुप होता था जिसमें जैसा कि आप आजकल देखते हैं म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, वैसे कभी भी इलेक्शन होता था उसके अलग अलग कंटेनमेंट टाउन से इलेक्टेड होकर मेंबर्स आते थे, तब जाकर के एक म्यूनिसिपैलिटी में ग्रुप बनता था और उस म्यूनिसिपैलिटी का जो हेड होता था उसको चेयरमैन बोला जाता था. आज भी चेयरमैन ही बोला जाता है. ये जो आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ है वो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से ही स्टार्ट हुआ है. म्यूनिसिपैलिटीज के अब डिफरेंट वर्क हैं. वो रोड टैक्स समय लेते थे, वाटर टैक्स लेते थे, स्ट्रीट टैक्स लेते थे, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस उनके थे. अगर बाजार में आप कुछ चीज़ें बेचने के लिए हैं या आप अपना बाजार लगाते हैं, कहीं आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे तो वो आपके अपने टैक्सेस लेते थे. The first municipality to be created during the British rule was the Municipal Corporation of Madras on 29 September 1688 by a royal charter issued by James II of England. तो फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी थी वो क्रिएट की गई थी मद्रास म्यूनिसिपैलिटी में 29 सितंबर को 1688 में, जब औरंगजेब का राइन था, कह सकते हैं उसका शासन था यहाँ पर. Followed by the Municipal Corporation of Calcutta in 1876 and Bombay in 1887. After the creation of Municipality of Madras, Calcutta and Mumbai municipality also created by British government in 1886 and 1882.
Even today, Indians follow the system of urban governance that is essentially the same as the created by the British more than 100 years ago. The current structure of municipal bodies is based on the Lord Ripon's resolution on local self-government that was adopted in 1882. जो आज का म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम है वो लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन जो लाया गया था उसके अकॉर्डिंग ही चलता है, जो कि 100 years old है, अप्रॉक्स 100 year, above the 100 years. Ripon is therefore seen as the father of the local administration in India. रिपन को फादर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं. सो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था आपको, इसमें केस स्टडी भी है न्यू दिल्ली के ऊपर. न्यू दिल्ली कैसे बिल्डअप की गई. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एज यू नो दैट, बट इट हैज बीन द सीट ऑफ द सेवरल माइटी एम्पायर्स. बहुत सारे एम्पायर्स थे, उनकी एक सीट जैसे, यानी कि उनका सेंटर जैसा दिल्ली था. Under Shahjahan, the Mughal emperor, Delhi becomes the most important seat of political power and cultural glory. We have studied about the Mughals in class 7. You know that in class 7 you have studied the Mughals empire and the other things of Mughal empire. Red Fort was the residence of the Mughals. In the 1870s, the western walls of Shahjahanabad were broken to establish the railway and to follow the city to expand beyond the walls. जो शाहजहांबाद की वॉल्स थी उसको ब्रोक किया गया रेलवे के लिए, और वहां से ही आपकी न्यू दिल्ली, जो दिल्ली स्ट्रक्ट करने की बारी आई, वहीं से आपकी स्टार्ट होती है. The Delhi College was turned into a school and the shut down in 1877. दिल्ली कॉलेज को स्टार्ट किया गया, फिर 1877 में वो हमारा बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया. In 1911, the capital of British India was transferred from Calcutta to Delhi. कलकत्ता से दिल्ली की ओर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कैपिटल ट्रांसफर कर दी गई. The announcement was made at the Imperial Darbar held at Delhi in December of the same year when King George V announced the creation of new capital. और जितना भी दरबार था वो किंग जॉर्ज V के अनाउंस के बाद में दिल्ली में ही लगने लगा और न्यू दिल्ली कैपिटल के रूप में जानी जाने लगी. The real reason behind the move was to leave Calcutta, which had become the center of the freedom struggle. कलकत्ता जो था वो सेंटर बनने लगा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में फ्रीडम का, इसलिए कलकत्ता को कैपिटल ना बना करके उन्होंने कलकत्ता से शिफ्ट की अपनी कैपिटल दिल्ली की ओर. न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड एज द 100 square mile सिटी ऑन रशियन हिल्स, रायसीना हिल्स. जो 100 square mile का एक एरिया था वो उसमें रायसीना हिल्स के नाम से दिल्ली को कंस्ट्रक्ट किया गया. टू आर्किटेक्टर, अब दिल्ली को कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी 2 आर्किटेक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में दी गई. एक का नाम था एडविन लुटियंस और दूसरा था जॉन बेकर. वर अपॉइंटेड टू डिजाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग. द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ अ 2-mile एवेन्यू, किंग्स वे, नाउ राजपथ. आज जैसा कि आप लोग देखते हैं 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे की परेड होती है तो वो राजपथ पर होती है. इसको किंग्स वे 2 miles का एक एवेन्यू बनाया गया जिसको किंग्स वे बोला गया, और उस पर ही जितने भी आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंक्शंस होते थे वो उसी पर होते थे. दैट लुटियंस वर डायरेक्टेड बाय द वाइसराय ऑफ हार्मोनियस एक्सटर्नी with the traditions of Indian art. International and local architectural concepts were introduced to design New Delhi. Thus, the beautiful building of New Delhi were made to represent a fusion of Hindu, Islamic and European architecture. जो New Delhi थी वो Indian, Islamic and European architectural पर बेस्ड थी. जैसा कि आप लोग आज देखते हैं
They are made to red sandstone and included features like domes, chaitris and chalis. अब किस तरीके से न्यू दिल्ली डिफरेंट थी आपकी ओल्ड दिल्ली से, वो आपका बताया जाता है। The architects wanted to make New Delhi clean and green, so it had to have the facilities of better water supply, sewage, drainage system. To make the city green, it was necessary to have more trees and parks, ensuring fresh air and better supply of oxygen. The grand havelis of the walled cities also gradually collapsed. जितनी भी हवेलीज थी और ग्रांड महल थे, उन सभी को हटा दिया गया वहां से। There were very few traditionally rich families left, and even they were unable to maintain the havelis. उन सभी को एक तरीके से फैमिली, जितने भी राजशाही परिवार थे, उन सभी को एक किराए किया गया और उनको मना किया गया कि आप अब हवेलीज बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। अब लाइफ जो पार्टीशन का पार्ट था, उस समय लाइफ कैसे थी? द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 led to massive transfer to population on both sides of a new border. As a result, the population of Delhi swelled, the kinds of jobs people did change, and the culture of the city became different. जो पार्टीशन के समय जो कंडीशन थी, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहते थे। कुछ लोग पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते थे और कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो कई सारे लोगों की जॉब्स गई, इसमें कई सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट गया, अनएम्प्लॉयड हुए, एंड दिल्ली थस अंडरवेंट अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी में दिल्ली के लिए कई सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए। टुडे इट इज अ सिटी ऑफ स्काईस्क्रैपर्स, फ्लाईओवर्स एंड द बिग शॉपिंग मॉल्स। जैसा कि आप देखते हैं, आज की दिल्ली सिटी कई सारे शॉपिंग मॉल्स, फ्लाईओवर्स और स्काईस्क्रैपर्स से भरी हुई है। The beauty of Delhi lies in the fact that the old and the new continue to coexist here. ओल्ड और न्यू चीज़ों को वहाँ पर एक्सिस्ट किया गया, आपस में ये तालमेल बैठा ला गया, तब जाकर के ये न्यू दिल्ली आपकी कंस्ट्रक्ट हो पाई है। The day-to-day functioning of cities looked after the municipal corporation of Delhi. जो फंक्शनिंग है दिल्ली की, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के जिम्मे दी गई। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को संभाले। So the students, this is the chapter number 6 I have explained. If you have any queries related to this chapter, you can ask your WhatsApp group, and if you have any query, then you ask me in my SST group also. In the next video, I will explain the chapter number 7, Weaver, Iron Smelters and Factory Owners. Okay everyone, have a nice day.